डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशन को स्टडी किया जाएगा और उनका इंटर कन्वर्जन, मतलब कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कीजिए क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो नोट कीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड chemical energy and interconversion of one form to another form is called as electrochemistry। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो एक एक करके हम वो सब करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसके थर्ड पार्ट में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना किसी सोल्यूशन में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इसमें तो ये चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें हम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस उसमें रहेगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो चीज़ हम सेकंड पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। और ये जो थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा, इसमें केमिकल एनर्जी हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है। तो ये तीनों हमें वन बाय वन स्टडी करने हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ये है इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम सॉल्यूशन बना लें। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि NaCl जब उसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि वाटर में उसको डिज़ोल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो उन आयंस की मूवमेंट की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होता है। तो द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो फ्लो है थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस की मूवमेंट की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको पहले से ही पता है। द सब्सटेंस विच एलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स एंड द सब्सटेंसेस विच डू नॉट एलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। तो इसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया है। तो यहाँ पर हम कंडक्टर्स की टाइप स्टडी करेंगे। तो नेचुरली इंसुलेटर तो हम यहाँ पर स्टडी नहीं करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, तो ये 2 टाइप्स के रहेंगे। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इनको हम मेटेलिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। और दूसरे होंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं ये इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है दैट इज़ अकम्पनीड विदाउट डिकम्पोजिशन। ये विदाउट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि इसमें सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता। जैसे ये डिकम्पोज यानी कि डिसोशिएट हो रहा था, इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं सभी मेटल इसके एग्जाम्पल हैं, इसलिए इनको मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल और भी है जो मेटल नहीं है, तो वो आपको याद होगा कि क्या होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स जो हैं वो सब क्या है, उनको हम बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर। और ग्रेफाइट वगैरह सब मिला के ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है दैट इज अकम्पनीड विद डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, जिसका एग्जांपल मैंने ये दिया था। तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनका सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट है वो ड्यू टू आयंस है, और इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें विदाउट डिकम्पोजिशन सब्सटेंस, और इसमें विद डिकम्पोजिशन है। तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो हैं, जिनका एक सोल्यूशन आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे NaCl, KCl, HCl, HNO3, ये सब जो हैं आयंस में डिसोशिएट होते ही हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और समझ लीजिए कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जिनका एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर आपको याद हो तो इसमें जैसे ये एग्जांपल हो सकता है ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया। तो इनका सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और इन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हम जो इस चैप्टर में मेनली ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर तो स्टडी नहीं करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को ही मींस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के हैं। लेकिन उससे पहले हमें करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इनमें क्या डिफरेंस है तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ विदाउट डिकम्पोजिशन। तो मेटल्स जो होते हैं इसमें कहीं कोई डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस नहीं होती है, और इसमें क्या बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अकम्पनीड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि मैंने NaCl के एग्जाम्पल से बताया था, मीन्स कि वो आयंस में डिसोशिएट होता है। और सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है मेटल्स में। और इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, तो वो आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये बात आपको पता है। और थर्ड पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है दैट डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको याद रखना है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये बात आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई गई थी कि मेटल्स में एक वो बताया था कि पॉजिटिव कर्नल वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ये आपने मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि यही बताया गया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ पॉजिटिव कर्नल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है दैट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है दैट इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिकम्पोजिशन और ज़्यादा हो जाती है और आयंस की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर नोटिस करना है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ जनरली हाई। मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है जनरली वो हाई होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो जनरली क्या होती है, लो होती है, क्योंकि उसमें आयंस जो हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, उनका मूवमेंट उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पाता है मेटल के केस में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो आपको ज़रूर करने हैं। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसमें वो भी आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं यहाँ पर आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो किस किस टाइप के, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट
completely into ions in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके एग्जांपल क्या हैं? ये जितने भी एसिड्स वगैरह होते हैं, जैसे एसिड बेस, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। इस तरह से मैं ये बेस का एग्जांपल ले लेता हूँ, NaOH, KOH, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इस तरह से सॉल्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, KCl एट्सेट्रा। तो दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वो फुली डिसोशिएट होते हैं आयंस में। तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। मेटल जितनी तो नहीं करते, फिर भी काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हैं? विच डिसोशिएट only up to small extent, which dissociate only up to small extent into ions in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसोशिएट होते हैं ओनली अप टू स्मॉल एक्सटेंट, और वो नंबर ऑफ आयंस कम देते हैं, मतलब कि कम हद तक डिसोशिएट होते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या हैं। इसके एग्जांपल एक तो ये है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, HCN है, इस तरह से एसिटिक एसिड है, CH3COH, और इस तरह से और थोड़े एग्जांपल इसमें कम है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि डिसोशिएट ओनली अप टू स्मॉल एक्सटेंट का मीनिंग क्या है। कम हद तक टूटना और इसमें पूरा अच्छे से टूटना। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी लेते हैं, सपोज़ 100 मॉलिक्यूल इसके वाटर में डाले हैं और उसमें से सिर्फ 10 ही डिसोशिएट हुए, तो एक अल्फ़ा हमने डिफ़ाइन किया था पिछले चैप्टर में कि कितने में से कितने मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोशिएट होते हैं, तो उसे बोलते थे उसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बहुत कम होती है, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने सोल्यूशन में डाले हैं उसमें से सिर्फ बहुत कम, मान लीजिए 10% के करीब ही आयंस में डिसोशिएट हो पाते हैं। तो ये लेकिन जो होता है वो आयंस में डिसोशिएट हो ही जाता है पूरी तरह से, जैसे ये H पॉजिटिव देगा, लेकिन जितने मॉलिक्यूल आप वाटर में डालेंगे ये उतने H पॉजिटिव नहीं देता है, बल्कि बहुत कम देता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की बात करें तो वो 100 में से आप मान के चलिए कि 95% डिसोशिएशन हो जाए, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन उस केस में क्या आती है? बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करते हैं? कम ही कंडक्ट करते हैं। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर पढ़ लेना है। तो आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो एक तो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन से। इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आयंस जो हैं वो मूव नहीं करेंगे ठीक से। तो मतलब कि अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं, सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर हाई हैं, तो इसका मतलब जो है कंडक्टेंस हाई होगी या लो होगी। देखिए अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उसमें क्या है कि वो सॉल्यूट आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से अट्रैक्ट होंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में कंडक्शन जो है वो क्या होगी? लो होगी, अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पर क्या है? सॉल्वेशन ऑफ आयन। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी आयन को किसी सॉल्वेंट में, सपोज वाटर में डालते हैं, तो वाटर उसको सॉल्वेट करता है, मतलब कि हाइड्रेट करता है, उसके साथ अटैच होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की अगर इंटरेक्शन, तो यहाँ हम इसे क्या लिखते हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर हाई होंगी तो कंडक्टेंस फिर लो होगी, क्योंकि आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाएगी उस केस में। तो आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि लिथियम आयन जो है वो उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसका कंडक्टिविटी कम होती है। और यहाँ पे मैं एक बात और भी बता देता हूँ आपको कि जो साइज़ है आयन का, तो साइज़ आयन का ज़्यादा होने से भी उसकी मूवमेंट कम हो पाती है, तो उस केस में भी कंडक्टेंस रहती है कम। तो ये थी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा हैं तो कंडक्टेंस कम होती है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन होता है। यहाँ पर ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होने से, इंटरेक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा कि सॉल्यूट मींस आयंस जो हैं उसके अंदर ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। तो आप ये इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करने की बजाय अगर हनी में डिज़ोल्व कर दें, हनी का मतलब है जैसे कि वो शहद के अंदर या कोई ग्लिसरीन वगैरह सॉल्वेंट यूज़ करें तो वो बहुत गाढ़ा होता है, उसके अंदर आयंस की मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई होने से भी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई होने से कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, लो होगी। और एक फोर्थ पॉइंट भी कर लेते हैं, वो क्या है, टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये सारी इंटरेक्शन जो हैं ये वीक हो जाती हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सॉल्यूट इंटरेक्शन भी कम हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी वीक हो जाएंगी और सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी वीक हो जाएंगी। तो आयंस जो हैं बहुत अच्छे से उसके अंदर मूव कर पाएंगे, तो इसलिए कंडक्टेंस जो है उस केस में हाई होगी। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट होना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इन तीन चीज़ों पर, सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, और साथ में टेम्परेचर पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये आपको सारी चीज़ें लर्न कर लेनी है।